हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन AKM एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो आज हम करने वाले हैं इस क्लास में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, जो कि क्लास 11th का 4th चैप्टर है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका क्या हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझनी है तो आपको केमिकल बॉन्डिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो हम इसको क्या है कि एकदम बेसिक जैसे NCERT में है वहाँ से लेके पूरा एडवांस तक कवर कर लेंगे, जिससे कि हम क्या है प्रॉपर तरीके से इसी चैप्टर को ना कर पाएँ, बल्कि आगे आने वाले जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या जो अंडरस्टैंडिंग है केमिस्ट्री के, वो भी समझ पाएँ। तो आइए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेंगे कि हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या है, ठीक है। या केमिकल बॉन्ड्स बोल लूँ मैं कि केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो क्या है, कुछ भी नहीं है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि किसी भी स्पीसीज को बाइंड करने का काम करती है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड्स क्या है, केमिकल बॉन्ड्स आर अट्रैक्टिव फोर्सेज। केमिकल बॉन्ड्स आर अट्रैक्टिव फोर्सेज which which binds which binds atoms, ions, molecules, etc, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड्स क्या है, वो अट्रैक्टिव फोर्स जो कि आपके एटम्स हो गए, आयंस हो गया, मॉलिक्यूल्स, किन्हीं को भी क्या करती है, बाइंड करने का काम करती है। तो बेसिकली जो हमें केमिकल बॉन्ड हम जो स्टडी करते हैं या होते हैं वो क्या होते हैं, आपका कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट होता है आपका आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। और इसी का एक तरह से सब्सिडरी पार्ट करके आप थर्ड पढ़ लेते हो कोवैलेंट बॉन्ड का, क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। फर्दर फिर हम इसमें एक और कंसीडर कर सकते हैं अपना क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 टाइप्स के हमारे क्या है, केमिकल बॉन्ड हैं जिनको हमने पढ़ना है, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में। और आगे भी हमने इन्हीं को पढ़ना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि अलग अलग थ्योरीज आई हैं, जिसमें से सबसे सिंपल थ्योरी है जो केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, वो है लुईस अप्रोच, या कॉसल लुईस अप्रोच भी बोल सकते हो, कॉसल लुईस अप्रोच, ठीक है। और दूसरा है आपका, दूसरी है आपकी वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी अप्रोच। फिर तीसरी है आपकी इसमें वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। और फोर्थ है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये 4 थ्योरी हैं जो कि आपको क्या है, केमिकल बॉन्ड के बारे में बताती है। तो सबकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। कुछ थ्योरी क्या है कि बहुत ही सिंपल है और कुछ हद तक केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन कर पाती है, पर कई जगह फेल भी हो जाती हैं। लेकिन उनका क्या अपना बेनिफिट है कि वो सिंपल मॉलिक्यूल पे या सिंपल केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए आप यूज कर सकते हो। और जो आपकी एडवांस थ्योरी है जैसे कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे देती हैं आपको केमिकल बॉन्ड के बारे में। पर इनकी जो कमी है वो ये है कि क्या है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इनको अप्लाई करना मॉलिक्यूल पे क्या होता है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो इसी तरह से क्या है, सबकी अपनी क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम इनको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे इसमें कॉसल लुईस अप्रोच, ठीक है। थोड़ा सा मेरी राइटिंग इस पर पुअर आती है, कोई नहीं, आप इसको एडजस्ट कर लेना। मेन आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉसल लुईस अप्रोच, कॉसल लुईस अप्रोच। तो इसको पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली क्या है कि दोनों ने ही आपका क्या है, मतलब बॉन्डिंग को समझाने की कोशिश करी। और जो इनका जो अप्रोच है वो ऑक्टेट रूल पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, ऑक्टेट रूल पे बेस्ड है इनका जो अप्रोच है, ऑक्टेट रूल ओरिएंटेड है, ठीक है। तो जो कौशल का अप्रोच था स्पेशली बॉन्डिंग के लिए, वो आयोनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करता है कहीं ना कहीं। किसको एक्सप्लेन करता है, आयोनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और जो लुईस अप्रोच है, जो लुईस अप्रोच है वो कोवैलेंट बॉन्डेड, कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ ओरिएंटेड है। पर दोनों ही किसको फॉलो करते हैं, दोनों ही आपका ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं या ऑक्टेट रूल पे बेस्ड है। कहने का मतलब यह है कि कौशल और लुईस दोनों के ही अकॉर्डिंग क्या है कि बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो आपकी क्या करना चाहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, सेम लाइक एज नोबल गैसेस, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारे कोई भी
एलिमेंट्स हैं वो बॉन्डिंग में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, बॉन्डिंग में, इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग या बॉन्डिंग, ठीक है ना, तो आप ये कर लेना, इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है, कंप्लीट देयर ऑक्टेट। कहने का मतलब ये कैसे बनना चाहते हैं या अटेन करना चाहते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। तो जैसे कि अगर हम कौशल के अप्रोच को देखें जो कि आयोनिक बॉन्डिंग ओरिएंटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपके क्या होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपके एल्कली मेटल है ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे मान लीजिए सोडियम है आपका। तो जब आप कह रहे हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप क्या पाओगे कि इन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं इससे नोबल गैसेस से, ठीक है। तो जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या 11, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन के हो चुके हैं और इससे एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन इस पे है जो कि किस में जा रहा होता है, 3s1 में जा रहा होता है। तो क्या ये क्या करेगा, अगर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, ठीक है, इस एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये रिमूव कर देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी, इस सोडियम प्लस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक वैसी हो जाएगी जैसे नियॉन की हो जाएगी। तो इसलिए ये ऐसा करता है कि ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और पॉजिटिव आयन बना लेता है। ठीक उसी तरह से जो आपके क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। स्पेशली 16 और 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं और उससे नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर तो हमें पता है क्या होता है, एटॉमिक नंबर 17 है। अगर हम इसको नियॉन से ही दिखाएं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप देखने को पाओगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, 3s2 3p5 इस तरह से। तो 7 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहे हैं नियॉन से, तो जो कहीं से भी फिजिबल नहीं होगा कि ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे। उससे बेहतर यह है कि ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या कर लेगा, आर्गन जैसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, ठीक है। तो जो क्लोराइड आयन है वो क्या होता है, सेम लाइक आर्गन की जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, जो कि क्या होती है 3s2 3p6 3s2 3p6। तो इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब जब हमारे पास क्या बन गए हैं, आयन बन गए हैं कि एक क्या है सोडियम आयन है और एक क्लोराइड आयन है। तो जैसे कि हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि क्या होते हैं, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्शन कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है। तो ये एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, अब अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, और इस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। एक मिनट रब कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, क्योंकि चार्ज स्पीसीज के बीच में ऑपरेट हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को किसका नाम दे दिया जाता है, आयोनिक बॉन्ड का नाम दे दिया जाता है। किसका नाम दे दिया जाता है, आयोनिक बॉन्ड का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। और अब हम लुईस के अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो लुईस का अप्रोच है वो किस पे बेस्ड है, वो कोवैलेंट बॉन्डिंग को कहीं ना कहीं समझाता है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग को समझाते हैं, अब इसमें हम देख लेते हैं कि किस तरह से उसने समझाया। तो उसने तो जो उसका रियल मॉडल है वो तो क्या था, क्यूबिकल बेस्ड मॉडल था। कि उसने क्या माना था, ये जो एलिमेंट्स होते हैं मान लेते हैं कि हम उनका क्या होगा, उनकी शेप जो होगी वो क्या होगी, इस तरह से होगी, एक क्यूब के तौर पर उनका एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्यूब को हमने मान लिया है और यहाँ पे सेंटर में क्या है, कर्नेल है, और इसके जो 8 कॉर्नर है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। 8 कॉर्नर है, यहाँ पर क्या हो सकते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो मान लीजिए अगर एक कॉर्नर पर आपका इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, तो इसका मतलब क्या है, उसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है। तो वो कैसे ना कैसे करके क्या करना चाहेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन चाहेगा रिसीव हो जाए उसे। तो ऐसे में ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब क्या है कि इसके अप्रोच में शेयरिंग के थ्रू, इसके थ्रू शेयरिंग के थ्रू हो पाता है, ठीक है ना। तो
बेसिकली इसमें क्या होंगे कि आपके नॉन मेटल्स जो होते हैं वही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। कौन इन्वॉल्व होते हैं इसमें? शेयरिंग वाले अप्रोच में आप जब आगे पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स जब वो आपस में बॉन्डिंग करने जाते हैं, ठीक है ना, तो वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड कब बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किससे बनते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ठीक है। कहने का मतलब दोनों ही साइड जो भी एटम्स कंबाइन हो रहे होंगे मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए या आपस में बॉन्ड बनाने के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा? म्यूचुअल शेयरिंग होनी है, इक्वल शेयरिंग होनी है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ से आएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन आपके दूसरे एटम की तरफ से आएगा। अगर कहीं से दो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे तो दूसरी तरफ से भी दो आ रहे होंगे, है ना। तो इसको हम वन बाई वन एग्जाम्पल के थ्रू कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है कि Cl2 मॉलिक्यूल बनना है, ठीक है। तो Cl2 मॉलिक्यूल कैसे बन रहा होगा कि वहाँ पर हम जो हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से वहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, इसी में एक टर्म आता है आपका लुईस सिंबल। क्या आ जाता है टर्म? लुईस सिंबल, ठीक है। तो लुईस सिंबल क्या होता है? लुईस सिंबल आपका कुछ नहीं है कि बेसिकली आपने क्या करना है, उस एलिमेंट का सिंबल लिखना है और जो उसके वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, लास्ट सेल जो वैलेंस सेल होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर देना। तो इसी को हम किससे जानते हैं? लुईस सिंबल। कोई भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन के लिए ऐसे लिख दिया मैंने। मान लो अगर लिथियम होता तो उसका लुईस सिंबल आपको जस्ट एक इलेक्ट्रॉन डॉट हो जाता। बेरिलियम होता तो उसके लिए आपने क्या करना था? ऐसे दो डॉट से रिप्रेजेंट कर देना था। बोरॉन के लिए आप ऐसे ही 3 डॉट से रिप्रेजेंट कर देते। तो ये क्या होते हैं? लुईस सिंबल होते हैं। तो अभी हम क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जब आप देखोगे तो ऐसे ही दूसरा क्लोरीन होगा, जब हम उसके लिए ऐसे लिखेंगे लुईस सिंबल तो देखेंगे कि इस पर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी ये क्या है कि ऑक्टेट से 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है। तो जब ये ऑक्टेट से 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है तो क्या होगा? यहाँ पर ये चाहेंगे कि ये एक दूसरे के साथ ऐसे शेयरिंग कर लें। क्या कर लें? शेयरिंग कर लें, ठीक है। तो जो अब इस क्लोरीन का क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जैसे मैंने बताया म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो दूसरा क्लोरीन भी बदले में क्या करेगा? इस वाले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपने में क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। तो अब क्या है कि इस क्लोरीन का अगर हम काउंट करते हैं 2 2 4 2 6 1 7 और 8, और इसी तरह से इस वाले क्लोरीन के लिए भी 2 2 4 2 6 7 और 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के हो गए म्यूचुअल शेयरिंग से। और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग से जब बॉन्ड बनेगा तो इस तरह से सिंगल लाइन से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से ये अप्रोच वर्क कर रही है, ठीक है। इसी तरह से हम अगर नेक्स्ट देखेंगे इसमें तो पाएंगे कि आपका डबल बॉन्ड भी इसी तरह से बनने वाला है। तो मान लीजिए हम डबल बॉन्ड को समझने के लिए कंसीडर कर लेते हैं आपका O2 मॉलिक्यूल। किसको कंसीडर कर लेते हैं? O2 मॉलिक्यूल को। तो O2 मॉलिक्यूल बनने के लिए हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है हमारा, जब उसके हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं लुईस सिंबल, तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी तरह से आपका जो दूसरा ऑक्सीजन एटम होगा उस पर भी क्या होने वाला है? ऐसे ही 6 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। तो अब जब आप देखोगे इनके बीच में शेयरिंग करवाओगे, ठीक है, तो क्योंकि इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मान लीजिए इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आपने में क्या कर लिया? ओवरलैप कर लिए। और इसी तरह से बदले में ये वाला ऑक्सीजन आइटम भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर शेयर कर लेगा। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं कि इस वाले ऑक्सीजन के भी 8 हो गए और इस वाले ऑक्सीजन के भी 8 हो गए। और जो यहाँ पर शेयरिंग हुई है तो आप देख पा रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए। तो इस तरह से जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो हम इसको क्या बोल देंगे? डबल कोवैलेंट बॉन्ड या डबल बॉन्ड। इसी तरह से अगर हमें ट्रिपल बॉन्ड को समझना है तो मान लीजिए हम N2 मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं। तो जब आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इस पे भी इसी तरह से दूसरे नाइट्रोजन एटम पे भी क्या 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए इस नाइट्रोजन ने इस तरह से अपने 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए।
तो बदले में ये वाला भी आप क्या करेगा, इससे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, और इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड या सिंपली ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो जो ये कोवैलेंट बॉन्ड का अप्रोच है, या आपका नॉन मेटल से नॉन मेटल जब आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तब काम करता है। और आपने एक सिंपल से ये ध्यान रखना है कि इसमें जब आपके वैलेंस सेल में क्या होंगे, वैलेंस सेल में क्या होंगे, जनरली 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब क्या होगा, आपका 3 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन से लेके आप बोल सकते हो कि जनरली बोल रहा हूँ मैं, इसको 6 इलेक्ट्रॉन तक कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज क्या बनाती है, ऐसी स्पीसीज आपकी क्या बना लेती है, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेती है। क्या बना लेती है, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेती है। ठीक है ना, और जो ज़्यादा आप देखने को पाओगे वो इनके बीच में आप पाने वाले हो, क्या 3 से लेके 5, जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये स्पेशली क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और जिस पे 4 इलेक्ट्रॉन है वो तो आपका हमेशा ही क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं शेयरिंग के थ्रू। ठीक है, बहुत ही कम केस होगा कि वहाँ पर क्या देखने को मिले आपको, आयोनिक बॉन्ड देखने को मिले। ठीक, और जो आपके क्या होते हैं, जिनके वैलेंस सेल में 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, वो आपके क्या कर सकते हैं, दोनों तरह के बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जिनके पे क्या है आपका 5 और 3 है, वो भी क्या है आपके दोनों तरह के बॉन्ड बना सकते हैं। पर जो मेन झुकाव रहेगा 3 से 5 वालों का, वो कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ रहता है। ठीक है, तो इसी में एक बात और आ जाती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लुईस से अप्रोच से ही जुड़ी हुई, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है इसमें। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि जो आउटर मोस्ट सेल है या लास्ट सेल है, आप कह लो आउटर मोस्ट सेल या जो लास्ट सेल है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही हमारे क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि वैलेंसी क्या है कि वो कितना शॉर्ट है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स शॉर्ट फ्रॉम ऑक्टेट। ठीक है, और या फिर हम बोल सकते हैं कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, और स्पेशली किसके लिए बात चल रही है, कोवैलेंट बॉन्ड के लिए बात चल रही है ना। तो जैसे कि क्या है, नाइट्रोजन का केस हम ले, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जैसे अभी हमने देखा, तो वहाँ पर क्या थे, एक नाइट्रोजन के पास इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे ही दूसरे वाले नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो अगर इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इनके कितने थे, 5 थे। लेकिन जब इन्होंने ऐसे बॉन्ड बनाया, जब इन्होंने ऐसे करके बॉन्ड बनाया, तो क्या है कि केवल 3 इलेक्ट्रॉन का ही यूज इन्होंने करा है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इनकी क्या है, वैलेंसी, एक नाइट्रोजन एटम की जो वैलेंसी है वो आपकी 3 है। तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बीच में भी डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका। और लुईस डायग्राम हम किस तरह से बनाते हैं ये भी आप समझ गए, इसी तरह से हमें बनाने होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इसी में आ जाता है आपका लुईस स्ट्रक्चर, लुईस डायग्राम, लुईस स्ट्रक्चर और लुईस डायग्राम। ठीक है, लुईस डायग्राम, तो मान लीजिए कोई भी आपका मॉलिक्यूल है, तो आप उसका लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हो, है ना। जैसे मान लेते हैं कि हम अभी कोई सिंपल एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेते हैं,
मान लेते हैं कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए क्या बनाना है, लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। तो लुईस स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे कि जो आपका सेंट्रल एटम है वैसे सेंटर में लिख लिया और उसके साइड में आपने साइड वाले एटम लिख लिए, ठीक है। तो अभी हम ये भी बात करेंगे कि कौन सा एटम सेंटर में होता है और कौन सा साइड में होता है, इस पर भी हम अभी बात कर लेंगे। पहले हम एक बार इस कार्बन डाइऑक्साइड के लुईस स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। तो अब मान लीजिए कि हमने इस तरह से कुछ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, उसको कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया है। और इसी तरह से ऑक्सीजन के क्या होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको भी हमने ऐसे अरेंज कर दिया, ठीक है। तो जनरली क्या है कि जब आप इनका लुईस स्ट्रक्चर बना रहे होंगे और ऑक्टेट कंप्लीट करा रहे होंगे तो आप साइड के एटम से ही शुरुआत करते हो, ठीक है। उसी का ऑक्टेट पहले कंप्लीट कराते हो। ऐसे ही इस वाले का भी आप करवा दोगे, क्योंकि इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का काम कंप्लीट हो चुका है कि ऑक्सीजन के तो 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, इस ऑक्सीजन के भी और इस ऑक्सीजन के भी। पर हमने क्या देखा था, जब कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उस कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होने वाला है, कोवैलेंट बॉन्ड में आपका म्यूचुअल शेयरिंग होने वाली है, ठीक है। और सभी नॉन मेटल है तो आपको इतना आइडिया लग चुका है ये क्या बनाने वाले, कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाने वाले हैं, ठीक है। जब नॉन मेटल आपस में कंबाइन कर रहे होंगे तो वो क्या बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे। तो अब कार्बन क्या करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन दिए बदले में उतने इलेक्ट्रॉन इनसे वापस लेना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है। तो ये इस तरह से कुछ कर लेगा, ठीक है, ऐसे कर, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर से एक बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन पेयर से एक बॉन्ड। तो अभी कार्बन पे कितने हो रहे हैं सेंट्रल एटम पे आप देख रहे हो, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है। तो आप लिख सकते हो चाहो तो इनको ऐसे और ऐसे, ठीक है। और इनके क्या छूट गए हैं, ऐसे करके लोन पेयर छूट गए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे कि लोन पेयर वगैरह क्या होते हैं, फिलहाल अभी इसको देख रहे हैं। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन गया। अब बात आती है जब हम इस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं लुईस स्ट्रक्चर को, तो किसको हमने सेंट्रल एटम रखना है और किसको साइड एटम रखना है, ये थोड़ा डिसाइड कैसे करेंगे। तो इसको डिसाइड करने के लिए क्या होता है कि जो आपके हाइड्रोजन और हैलोजन होंगे, जो आपके हाइड्रोजन और हैलोजन होंगे, इनको आपने हमेशा ही क्या रखना है, साइड एटम रखना है। इनको आपने हमेशा ही क्या रखना है, साइड एटम रखना होता है, ठीक है। फिर बाकी क्या होता है कि जो आपका लेस नंबर एंड जो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है, वो कहाँ पर आता है, सेंटर में आता है। वो कहाँ पर आता है, सेंटर में आता है। और जो आपका क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर क्या होता है मोर नंबर में है, लार्ज नंबर में है, वो कहाँ पे आते हैं, वो कैसे काम करते हैं, साइड एटम के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। वो साइड एटम का काम करते हैं, ठीक है। तो बस आपने इतना ध्यान रखना है। तो जैसे कि आपको पता है जो कार्बन है यहाँ पर ये क्या था, एक तो लेस है नंबर में और क्या है ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये सेंटर में आ रहा है। और जो आपका क्या ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इन नंबर भी, तो वो क्या है डेफिनेटली साइड एटम होने वाला, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें और भी बातें हम कर लेते हैं। तो अभी ये जो हमने बनाया बहुत ही क्या सिंपल मॉलिक्यूल था, ठीक है, इसको हमने बना लिया। फिर इसी तरह से और भी कोई एक दो हम सिंपल मॉलिक्यूल पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद और जो इससे जुड़ी हुई बातें धीरे धीरे हम इसमें एक्सटेंड करने वाले हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है CH4 मॉलिक्यूल है। तो CH4 मॉलिक्यूल के लिए अगर हमें लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारा कार्बन है लेसिन नंबर है, ठीक है, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमेशा साइड एटम के तौर पे काम करता है। तो कार्बन हमारा सेंट्रल एटम हो गया, कार्बन हमारा इस तरह से सेंट्रल एटम हो गया है, और जिस पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन जिस पे क्या होता है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक। तो अब आप देख पा रहे हो कि साइड वाले एटम के हम जैसे पहले पूरा करते हैं, ये क्या हीलियम जैसा बनना चाहेगा। ऑक्टेट का केस यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट को हम कंसीडर करते हैं। तो हाइड्रोजन का काम तो चल गया, फिर कार्बन भी ऐसे बदले में लेगा क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग होनी है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन को अपने में कवर कर लेगा। तो आप क्या देख पा रहे हो ऐसे ऐसे करके क्या है
4 इलेक्ट्रॉन पेयर है जिनसे 4 सिंगल बॉन्ड आपके बन जाएंगे। ठीक है, आपके 4 सिंगल बॉन्ड ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या था, लुईस स्ट्रक्चर था। तो ये बेसिक कुछ हमारे मॉलिक्यूल हो गए जिनमें आपका लुईस स्ट्रक्चर आप आसानी से बना पा रहे हो। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आपके आयंस इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जो आपकी स्पीसीज है वो कैसी, आयंस है। अब आयंस कैसे हो सकते हैं, या तो वो एनायन हो सकते हैं, निगेटिव आयन हो सकते हैं, या फिर वो आपके क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन, कैटायनिक स्पीसीज हो सकती है। तो उस केस में आपने क्या करना है, जितना ही आप पे निगेटिव आयन होगा, ठीक है ना, जितना आप पे निगेटिव चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें क्या कर देना है, उतने ही इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दोगे उस मॉलिक्यूल में, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। और जो कैटायन होगा उसमें आपने क्या करना है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा नंबर में उतना पॉजिटिव चार्ज आपने क्या करना है, उसको इलेक्ट्रॉन को वहाँ से माइनस कर लेना है या लेस कर लेना है। ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन्स आप माइनस कर लोगे। तो अब हम इसको एग्जांपल से देख लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमें क्या बनाना है, हमारे पास कुछ ऐसा केस है कि CO3 2 नेगेटिव आयन, ऐसा कुछ केस है हमारे पास। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे बनाने के लिए लुईस स्ट्रक्चर, कि आप इनके टोटल इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना शुरू कर दोगे, है ना। जैसा आपको पता है कि जो हमारा सेंट्रल एटम है वो कार्बन है, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो साइड एटम है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम कंसीडर करते हैं तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 3 × 6 डायरेक्ट लिख देते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं इस मॉलिक्यूल में ओवरऑल। तो हम इसको भी क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि कितने होने वाले हैं, कि 4 + 18 + 2, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 24 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल हमारे पास हैं। अब इन 24 इलेक्ट्रॉन्स को हमने बॉन्डिंग के दौरान जब लुईस स्ट्रक्चर बनेगा तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कि सेंट्रल एटम आपका क्या है, कार्बन है, और उससे क्या है कि 3 ऑक्सीजन आपके जुड़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमें कुछ इस तरह से देखना होगा कि इसमें एक सिंगल बॉन्ड तो ज़रूर बनेगा ही बनेगा, है ना। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक ना एक सिंगल बॉन्ड तो बनेगा, तभी वो आपस में बाइंड हो सकते हैं। तो हमने कुछ इस तरह से बना दिया। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि हमारे टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने खर्च हो गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए हैं। तो अभी किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ना ही कार्बन का, कार्बन के अराउंड सेंट्रल एटम है उसके केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के अभी हमने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स दिखाई ही नहीं है, तो वहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। और हमें पता है कि ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम इस पर इस तरह से कर दें 2 to 4, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन ये है, और 1 इलेक्ट्रॉन हम इसको और दे देते हैं अभी। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया इस तरह से। तो अब आप ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करो पहले, क्योंकि हमने बोला था कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो साइड वाले एटम का ऑक्टेट हम कंप्लीट करने में पहले ध्यान देते हैं, तो हम वही करेंगे। तो आप क्या देख रहे हो, 2 to 4 5 और 6। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको भी कंसीडर कर लेंगे। अगर हम जब इसने इन्वॉल्व करा है तो पहले मैं इसको ही कंसीडर कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ से आप दोबारा देख लो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हुए हैं। और ऐसा करते हैं, हम इसको थोड़ा दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6। और इसको अगर कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को भी कंसीडर कर ले तो कितने हो रहे होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे। ठीक है ना, तो अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसी तरह से इसके 6 इलेक्ट्रॉन हम करने की कोशिश करते हैं, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसका कंसीडर कर रहे हैं तो 6। इसी तरह से इसको भी करते हैं कि 1 2 1 2। ठीक है, मैं इसको येलो से ही कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5। और ये इलेक्ट्रॉन तो इसका है नहीं, ये कार्बन का है।
ठीक है, ये कार्बन का है। तो कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को रेड से ही रिप्रेजेंट करके रखते हैं जिससे हमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इस तरह से। और हमें पता है कि जो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहीं ना कहीं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी 3 इलेक्ट्रॉन दिखाएं तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन दिखा सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे 4th इलेक्ट्रॉन इसका दिखा दिया। और अभी जो हम इस ऑक्सीजन को देख रहे हैं तो 2 2 4 5 6, ठीक है, और 7। तो अभी इसको 8 करना है तो मान लो ये ऐसे कर लेता है, इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। डबल बॉन्ड बना लिया इसने। अब इस ऑक्सीजन पे कितने गिनेंगे हम, 2 2 4 5 6 7 8। तो इस ऑक्सीजन का काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब इस वाले इस कार्बन को देखो अगर, तो इसका कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखना आप, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके भी 8 हो चुके हैं। ये तो 8 से ज़्यादा करने वाला नहीं है। तो अब इनके नहीं हुए हैं 8, इनके 8 नहीं हुए हैं। और ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम भी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इन पे जो एक इलेक्ट्रॉन अभी रह रहा है, अभी आप काउंट करो तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, सभी को काउंट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। आप इसको ग्रीन पेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप इनको कंसीडर करो कितने हो रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर 15 16, ठीक है, 17 18 19 20 21 22। तो 22 इलेक्ट्रॉन अभी हम डिस्ट्रीब्यूट करें हमने। और जबकि हम पे इलेक्ट्रॉन कितने थे, 24 थे। तो अब वो जो एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इन पे शॉर्ट चल रहा है। अगर आप ऑक्सीजन के अराउंड गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हम वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, इसको यहाँ पर ऐसे दे देंगे। और साथ में क्या लगा देंगे, एक नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। ऐसे इस वाले ऑक्सीजन को भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देंगे और एक नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। तो ओवरऑल हमारा इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो आयंस आएंगे उनमें आपने इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, कि जितने बॉन्ड बन सकते हैं, अगर मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है वो स्पीशीज, तो पहले मल्टीपल बॉन्ड बनाना है। फिर अगर उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, तो फिर साइड आइटम पे क्या आने वाला है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हमने पुट करना होता है। क्योंकि साइड आइटम ही क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम होते हैं, तो वहीं पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रख दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमने इसको किस तरह से करना होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने क्या बनाना है, NH4+ आयन बनाना है। क्या बनाना है, NH4+ आयन बनाना है। तो NH4+ आयन के केस में भी आपने ऐसे ही करना है कि नाइट्रोजन जो हमारा सेंट्रल एटम के तौर पे काम करने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा क्या होते हैं, साइड एटम होते हैं। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए। और यहाँ पर आपको पता है कि हाइड्रोजन से हमें 4 हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन मिलने वाले, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से एक माइनस कर दिया जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो आपके 8 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हम कर लेते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन के अराउंड उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो कैसे लिखूँगा कि हमें पता है कि वो 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लीजिए मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया पहले कि 1 2 3 4 और एक जगह कहीं इस तरह से 5। और जो हमारे हाइड्रोजन है उनको कितना चाहिए, उनको भी एक एक इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं अभी उनमें शुरू में हम। ठीक है, तो अभी 3 लिख दिया मैंने और एक ऐसे लिख दिया। तो अभी इनके बीच में ऐसे एक एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है ना, एक एक बॉन्ड अभी हम बना देते हैं ऐसे इनके बीच में। तो ये हमने कर दिया है। तो जब हमने ऐसे करा तो हम क्या देख पा रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन आप काउंट करोगे तो 2 2 4 2 6 2 8 कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये एक्स्ट्रा दिख रहा है हमें। ठीक है, और क्योंकि हमने मॉलिक्यूल में देखा है कि ओवरऑल तो केवल क्या 8 इलेक्ट्रॉन है, और जो अभी हमने ये स्ट्रक्चर लिखा है लुईस स्ट्रक्चर, इसमें क्या है 9 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग हुआ था तभी उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आया था। ठीक है ना, वो बात अलग है कि यहाँ पर एक प्रोटॉन होता है
नाइट्रोजन क्या करता है, अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करके बनाता है। पर अभी हम लुईस स्ट्रक्चर में वो वाली बातें नहीं करने वाले हैं, हमें लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो हम आगे की बातें के थ्रू उसको नहीं समझेंगे, हम लुईस स्ट्रक्चर में ही समझना चाहेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता है तो वो हमेशा कहाँ से आपने हटाना होता है, साइड एटम से हटाना होता है। तो इसका क्योंकि इनका तो बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, तो आपने क्या करना होता है कि इसको सेंट्रल एटम से लेस करना होता है, क्योंकि वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इस पर आप पॉजिटिव चार्ज भी दिखा सकते हो। वैसे जो रियल में होता है वो क्या होता है, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन शॉर्ट आप करते हो वो हमेशा कहाँ से करते हो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से शॉर्ट करते हो। तो आपने अब ये भी ध्यान रख लेना है कि जब आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हो और लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड हो रहे हैं नेगेटिव आयन में, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड अप हो रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं किसी भी नेगेटिव आयन में, वो कहाँ पर दिखाने हैं आपने, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे दिखाने होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर दिखाने होते हैं। और जो आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो आपके क्या हो रहे होते हैं, शॉर्ट हो रहे होते हैं, वो कहाँ से हो रहे होते हैं, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम जो कि आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होगा जनरली कंपैरेटिवली, वहाँ से शॉर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है ना, वहाँ से शॉर्ट हो रहे होते हैं। तो इस तरह से आप करके आसानी से बना सकते हो। अच्छा, अभी क्या है कि हमने देख लिया कि लुईस स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बनते हैं, तो आप ढेर सारे मॉलिक्यूल की इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, क्या करना होता है आप समझ गए होंगे कि हम इसको किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसमें एक थोड़ा सा और भी ढेर सारी बातें आएंगी, उनको हम करेंगे। और पहले हम इसकी कुछ लिमिटेशन की बात कर लेते हैं, फिर उसमें मैं और एक दो बातें बताऊंगा। ठीक है, तो अभी क्या आप देखोगे कि इसकी लिमिटेशन भी है। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, जो ऑक्टेट रूल पढ़ा है उसी पे हमारा लुईस अप्रोच वगैरह सब बेस्ड है, तो एक तरह से वो हर किसी की लिमिटेशन हो गई। तो लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल में क्या है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जहाँ पर आपका क्या है कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट आपका कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या है, BeCl2, क्या है, BeCl2। तो BeCl2 के केस में आप क्या देखोगे कि बेरिलियम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। उसी तरह से हम क्लोरीन पे जानते हैं कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ऐसे दूसरे क्लोरीन पे भी क्या हो रहे होंगे, 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे। तो पहले हमने क्या करना होता है, साइड एटम का पूरा करना होता है, तो हम साइड एटम का इस तरह से पूरा कर देते हैं। ठीक है, अब बाद में जब म्यूचुअल शेयरिंग भी करता है बेरिलियम क्लोरीन के साथ, तब भी देखने में क्या आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। वहाँ पर केवल कितने हैं, इसके अराउंड केवल कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं आपको, 4 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं। इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, इसका भी हो गया, लेकिन बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। इसी तरह से आपका BeCl3 मॉलिक्यूल भी, इसमें भी क्या होता है, बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जो कि सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाएगा। फिर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सेंट्रल एटम हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट के नाम से जानते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए PCl5, और इसी तरह से आपने क्या पढ़ रखा है, SF6। इस तरह के जो मॉलिक्यूल है, इसमें आप क्या देखते हो कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रल एटम के अराउंड में वो क्या हो जाते हैं, इसमें 10 हो जाते हैं फॉस्फोरस के अराउंड में, और यहाँ पर सल्फर के अराउंड में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या 8 से भी एक्सीड कर जाते हैं। तो जो थ्योरी कहीं पे इस पे बेस्ड थी कि बॉन्ड किस लिए बन रहा है, ये केवल ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई दे रही है। तो हम आगे बात करेंगे कि अच्छा, तो अगर ये पूरी तरह से वैलिड नहीं है तो फिर बॉन्ड क्यों बनता है, ये सारी बात हुई मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। ठीक है ना, और फिर थर्ड होता है आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या मॉलिक्यूल। ठीक है,
तो यहाँ पर भी क्या होगा कि एक तरह से आपका जो ऑक्टेट है वो कहीं ना कहीं क्या रह जाएगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है, ये स्पेशली तब देखने को मिलता है कि जब आपका जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम है, उसका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड इन नंबर होते हैं। क्या होते हैं, ऑड इन नंबर होते हैं। ओवरऑल जब हम मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन सम करें तो वो भी कैसे हैं, मॉलिक्यूल के जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या स्पीसीज के जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कैसे आ जाए, ऑड आ जाए। मान लीजिए 23 आ जाए इस तरह से, तो कहीं ना कहीं क्या रहेगा, एक ना एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, छूट जाएगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। आप खुद समझ सकते हो क्यों, क्योंकि जब बॉन्डिंग हो रही है तो इवन मैनर में हो रही है कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, फिर इसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन से आपका एक डबल बॉन्ड बन रहा है, और इसी तरह से आपके 6 इलेक्ट्रॉन से आपके 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो अगर किसी स्पीसीज पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर क्या होने वाला है कि इलेक्ट्रॉन्स छूट जाएंगे। ठीक है ना किसी स्पीसीज का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि एनो मॉलिक्यूल के केस में अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन पे कितने होते हैं, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर लें, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की भी अगर आप बात कर रहे हो तो इसके कितने 5 हैं और इसके कितने 6 हैं, तो दोनों का सम आप देखोगे तो 11 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो जब आप इनके बीच में और मतलब बॉन्डिंग कराओगे तो आपको पता है कि ऑक्सीजन तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाने वाला है, 2 बॉन्ड, क्योंकि उसका उसी से काम चलने वाला है। तो 2 बॉन्ड बनाने के बाद इसका तो काम चल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसका काम नहीं चलने वाला है ना। और अगर इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते तो आप खुद ही समझ पा रहे हो कि यहाँ पर क्या है, 2 और इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन अभी भी होंगे, है ना। तो अगर ये शेयरिंग में इन्वॉल्व भी कर रहा है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कितने होने वाले हैं, 2 इसके हैं और 2 4 और 3 7। तो नाइट्रोजन पे केवल कितने रह गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स ही रह गए। ठीक है, नाइट्रोजन पे केवल कितने इलेक्ट्रॉन रह गए आपके, 7 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। तो इन सभी केस में क्या देख पा रहे हो आप, किसी में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। किसी में ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट रह जा रहा है, किसी में ऑक्टेट से भी ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन बॉन्ड तो फिर भी बन रहा है, मॉलिक्यूल फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या ऑक्टेट कंप्लीट होना ही बॉन्ड बनने की असली वजह थी, तो वो उससे हमें ये समझ में आ जाता है कि नहीं, वो असली वजह नहीं थी। ठीक है, तो ऐसे ही ढेर सारी और बातें हैं, एक मॉलिक्यूल में और डिस्कस करूँगा, फिर हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये बहुत लेंदी हो जाएगा लेक्चर, तो फिर आप इसे रिवाइज भी नहीं कर पाओगे और समझ में भी नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि मान लेते हैं कुछ हमारा H2SO4 मॉलिक्यूल है, क्या है H2SO4, इसके लिए आपको क्या लिखना है, इसके लिए आपको लुईस स्ट्रक्चर लिखने हैं, या HNO3 हो गया, आपको इनके लिए लुईस स्ट्रक्चर लिखना है आपको। तो इनके केस में भी वही होने वाला है कि हम पहले क्या करेंगे कि सम कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, और आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर क्या है, सेंट्रल एटम कौन है जो लेस होता है नंबर में, है ना, या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है आपका, हाइड्रोजन आपका हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब साइड एटम के तौर पे काम करता है, और ऑक्सीजन ज़्यादा नंबर में भी और इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वो भी साइड एटम के तौर पे ही काम करने वाला है। तो अभी हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट देखते हैं यहाँ पर, तो 2 हाइड्रोजन से हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे, और सल्फ़र के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। इसी तरह से 4 × 6 करके आप करोगे, 4 ऑक्सीजन एटम है, और ऑक्सीजन का भी वैलेंसी क्या है, 6 है। ठीक है, ये तो आपने जब 3rd चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ से आपको अच्छे से आ गया होगा। तो इनका जब आप सम कर लोगे तो आप क्या पाओगे कि 8 और इधर 24 है ना, 24, तो कितना है 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल मॉलिक्यूल के पास। अब इन 32 इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है जिसमें सभी में बॉन्ड बन जाए। तो अब एग्जैक्टली जो होता है वो आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, नहीं तो क्या है बॉन्ड मतलब लुईस स्ट्रक्चर बनाते वक्त आपको परेशानी हो सकती है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारे क्या होते हैं एसिड होते हैं, इनमें प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा, क्या रहती है, प्रोबेबिलिटी रहती है कि इनका जो बॉन्ड है, खासकर इस तरह से ऑक्सी एसिड जो आपको ये दिख रही, इनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हो, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और तभी यहाँ से क्या है ये इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होने की प्रोबेबिलिटी बनती है, और इसी वजह से ये क्या करते हैं एसिड की तरह एक्ट करते हैं।
तो अगर आपको ये बात नहीं पता होगी तो इसका स्ट्रक्चर बनाने वाला बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि आपका आइडिया नहीं लगेगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। क्योंकि सच्चाई तो ये कि ट्रायल एंड एरर मेथड होता है लुईस सिंबल बनाना या लुईस स्ट्रक्चर बनाना। तो लेकिन हमें एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है, तो हम कोशिश तो यही करेंगे कि हम इसको आसानी से कर पाए। तो आपको ये पता है कि 4 ऑक्सीजन है, अगर वो सल्फ़र के साथ बॉन्ड बना रही होंगी तो हम उसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन आपको पता है कि कितने बॉन्ड बनाती है, 2 बॉन्ड बनाती है, तभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो मान लेते हैं कि 2 ऑक्सीजन ने तो सल्फ़र के साथ ही ऐसे करके बॉन्ड बना लिया होगा। अभी हमने हाइड्रोजन को दिखाया ही नहीं है, तो अगर हाइड्रोजन है तो वो क्या करते हैं, साइड में लगते हैं। तो या तो वो सल्फ़र के साथ लग गए होते, ठीक है, सल्फ़र के साथ लगने में ऑक्सीजन ने ही पहले से बॉन्ड बना लिया, तो अब प्रोबेबिलिटी यही है कि वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ इस तरह से सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। और अब आप आसानी से देख सकते हो यहाँ पर क्या इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा, है ना, क्योंकि अभी हमें 8 करने, तो हम 8 इस तरह से कर देते हैं कंप्लीट। ये 2 2 4 2 6 2 8, इसी तरह से 2 2 4 2 6 2 8। तो इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वाले ऑक्सीजन के पास भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसने भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं। तो हम इसके लोन पेयर को ऐसे दिखा सकते हैं कि 2 2 4 2 6 2 8, और इसी तरह से इस वाले के पास भी दिखा सकते हैं कि 2 2 4 2 6 2 8। और सल्फ़र के अराउंड में आप क्या देख पा रहे हो कि 2 2 4 4 8 और 4 12। तो सल्फ़र का यहाँ भी क्या एक्सपेंडेड ऑक्टेट देखने को हमें मिल रहा है ना। और इस वाले बॉन्ड में भी कितने 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को कितने करने होते हैं, डुप्लेट ही करना होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट ही करना होता है। तो सभी के यहाँ पर जो भी चाहिए थी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। और अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ से 8 2 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गए, इधर वाले बॉन्ड से भी आपके 10, तो 20 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, मतलब ऑक्सीजन के 8 और हाइड्रोजन के 2, 10 और 10 20। फिर इसी तरह से जो सल्फ़र के हैं, है ना, तो सल्फ़र के केस में आप अगर कंसीडर कर रहे हो तो वो कितने 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं हमारे मॉलिक्यूल पे, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, है ना। इस ऑक्सीजन के क्या है, इसी सल्फ़र में ही कंसीडर हो चुके हैं। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आपके ओवरऑल मॉलिक्यूल पे हो चुके हैं। तो इस तरह से आपने बनाया, इसी तरह से आप HNO3 के लिए करना, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। और भी हम इसी चैप्टर से रिलेटेड आगे बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको पढ़ना, रिवीजन करना, और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना इस चैनल को, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर रोक देते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।